स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज़ के इस पार्ट 2 में। आज के इस पार्ट 2 में हम जानने की कोशिश करेंगे चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो हमें बजट डॉक्यूमेंट में देखने को मिलते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है, मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा पहला पार्ट देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये टर्म बजट होता क्या है और इंडिया में गवर्नमेंट बजटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि राज्यांग में प्रावधान कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरीके से हमें दिए गए हैं। तो इस पार्ट 2 में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बजट से रिलेटेड क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो आपको समझने हैं इससे पहले कि आप बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ सकें। तो सबसे पहला टर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। आपने कई बार बेसिक्स इकोनॉमी में भी इसको पढ़ा होगा। एंड दिस एक्चुअली द डेफिनेशन फॉर जीडीपी स्टैंड्स फॉर द एडेड वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ ऑल प्रोडक्टिव सेक्टर्स इन इकोनॉमी एज मेजर्ड बाई सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक एजेंसी है जो डाटा कलेक्ट करता है हर चीज़ के बारे में। भारत सरकार में कहीं पर भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हो, कहीं पर भी स्कीम्स हो रहे हो, एनीथिंग द डाटा कलेक्शन रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस उसे कलेक्ट करता है। तो इन ब्रीफ अगर मैं बता सकूं तो जितना भी एडिशनल प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ यानी कि चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेस हो, द टोटल सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच यू हैव प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर, अगर उसका इक्विवेलेंट अमाउंट आप लगा सकें तो दैट विल बी नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे इंडिया में एक साल में कितना प्रोडक्शन आपने किया हुआ है बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, उसके अमाउंट को जीडीपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें समझना है इट इज़ रिसीट्स, क्योंकि दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। Receipts जो है it indicates the money received by government, both earned by the government, also receives in form of borrowing or repayment of loan by states। देखिए यहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में बात किया हुआ था कि इनकम जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जब हमने कहा कि एक इंडिविजुअल को जितना भी इनकम आता है वो लिखता है कि कहाँ पर उसे एक्सपेंस करना है, दिस इज नथिंग बट बजटिंग। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, नॉट जस्ट योर इनकम, नॉट जस्ट योर प्रॉफिट्स, इवन अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है किसी भी एक काम के लिए तो वहाँ पर भी तो मनी आ रहा है आपके हाथ में, तो वहाँ पर भी नो डाउट इट इज़ एक्चुअली लुक्ड अपॉन एज रिसीट्स, यानी कि कितना आपके हाथ में पैसा आया हुआ है। सो द सेम rule even applies for the government also। receipts it indicates the money received by the government, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर लोन का रीपेमेंट वगैरह हुआ हो या फिर अगर वो कहीं से उसने खुद ने बोरो किया हुआ हो, ये सभी अमाउंट जितना भी हाथ में आता है इट इज कॉल्ड एज receipts। So both earned by the government also receives in form of borrowings or repayment of loans by states। अगर स्टेट्स को लोन दिया हो, स्टेट्स ने रीपे किया हो, या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह से भी अगर भारत सरकार लोन ले रही है तो उसे भी रिसीट्स के अंदर ही कैटेगराइज किया जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दो एक्सपेंडिचर्स आते हैं, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑल एक्सपेंडिचर्स डन इन नेम ऑफ प्लानिंग वर कॉल्ड अ प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखेंगे रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, ब्रिजेस, कैनॉल्स, ये सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो या फिर ये सोशल स्कीम्स जो लॉन्च किए जाते हैं, अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनवाया जा रहा है तो वहाँ पर तो आपको एक्सपेंडिचर के बारे में पता है, तो दिस इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर कि कितना एक्सपेंस होगा। सो नो डाउट दिस इज कॉल्ड एज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? ऑल एक्सपेंडिचर्स अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, स्टैट्यूटरी ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्क आप प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में समझने की कोशिश कीजिएगा कि बजट जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस प्लान एक्सपेंडिचर पर कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशंस चलाए जा सकते हैं कि पैसा कम करो, पैसा बढ़ाओ इस प्रोजेक्ट के लिए वगैरह। लेकिन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आप डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैट्यूटरी है। जितना पेमेंट आपको, जितना टैक्सेस भारत सरकार ने वसूल किया है उसमें से कितना हिस्सा स्टेट्स को जाना है, या फिर जितने जितने पेंशन रेगुलरली देने हैं, सैलरीज वगैरह जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को देने हैं, ये सभी जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का हिस्सा है और यहाँ पर डिस्कशन बजट में नहीं किया जा सकती, यानी कि पार्लियामेंट उसका डिस्कशन नहीं कर सकती। बजट में उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो दिया जाता है। तो this is one such crucial difference which you have to understand. So next most important thing which you have to understand is revenue receipts। receipts के बारे में तो अभी हमने देखा कि किसी भी तरीके से पैसा जो हाथ में आता है it is receipts। लेकिन यहाँ पर दो टाइप ऑफ receipts और expenses होते हैं, एक revenue और एक capital। तो सबसे पहले revenue receipts के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। They are receipts that do not have a direct impact on the assets and liabilities of the government। It consists of money earned by government through tax such as excise duty, income tax, and non-tax sources such as dividend income, profits and interest receipts।
यानी कि रेगुलर या फिर रिकरिंग रिसीट्स इन्हें कहा जाता है। कोई भी बड़ा इम्पैक्ट इन रिसीट्स की वजह से जो है गवर्नमेंट के ऊपर या फिर लायबिलिटी या फिर उनके असेट्स पर नहीं होता। यानी कि टैक्सेस आप ले सकते हैं, ये कोई ना कोई सर्विस देने के लिए भारत सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लोन लेंगे तो लोन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि लोन अगेन आपको रीपे करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका इम्पैक्ट होता है भारत सरकार पर, आपकी एक लायबिलिटी है। तो ये बहुत ही छोटा सा एक माइन्यूट फर्क है जो आप सभी को समझना है। एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अगेन इट इज एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट विच डज नॉट इम्पैक्ट द असेट्स और लायबिलिटीज। कोई ज़्यादा इफेक्ट ये इस पर भारत सरकार के असेट्स या फिर लायबिलिटीज पर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये तो रेगुलर देना है, हर हाल में आपको देने ही देने ये सभी पैसे। लेकिन अगर यहीं पर कहीं पर भी अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो तो कैपिटल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि वहाँ पर आपके लायबिलिटीज और असेट्स में भी चेंज आएगा। सो दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। So again on the same lines, let us try to understand capital receipts क्या होते हैं। Indicates the receipts which lead to decrease in asset or increase in liabilities of the government। अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, माना कि वो रिसीट ही है, यानी कि पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया, आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट भी आपको रीपे करना पड़ेगा, यानी कि भारत सरकार के लिए ये एक लायबिलिटी है। सो इट कंसिस्ट ऑफ मनी अर्नड बाय सेलिंग असेट्स, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट सच एज शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अभी टाटा एयर इंडिया हमने बेचा हुआ है टाटा सन्स को, सो नो डाउट कहीं ना कहीं ये कैपिटल रिसीट ही है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने असेट को बेच रहे हैं। या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं, प्राइवेट वालों को शेयर्स बेच रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारे असेट्स कम हो जाएंगे। सो द मनी रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ बोरोइंग और रीपेमेंट ऑफ लोन बाई स्टेट्स, तो जहाँ कहीं पर भी हमने लोन लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, या फिर स्टेट्स को हमने जो लोन दिए हुए थे वो हमें रिटर्न किया गया है, तो नो डाउट दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसीट्स। एंड ऑन द सेम टर्म्स कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू क्रिएट असेट्स और टू रिड्यूस लायबिलिटीज। It consists of the long-term investment by government on creating assets such as roads and hospitals, the money given by government in form of loans to states or repayment of its borrowing। भारी भरकम अमाउंट आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया हुआ है, कई हज़ारों करोड़ रुपए, लेकिन वो तो आपको रीपे करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फर्दर लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर इकोनॉमी फ्लरिश होगी, तो रिटर्न टैक्सेस के फॉर्म में भारत सरकार को ही तो मिलेगा। और अगर स्टेट्स को आपने हेवी अमाउंट लोन की तरह दिया हुआ है, तो स्टेट्स तो आपको ज़रूर रीपे करेंगे। तो नो डाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए this form of capital expenditure is an added benefit. So this is how the terms and terminologies actually work. So the next most important terms which you have to understand is the three most important one: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. सबसे पहले revenue deficit की बात करते हैं। देखिए these terms are so much important कि आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बजट पढ़ेंगे तो 90% of your doubt will be clarified as far as budget and those terms and terminologies is concerned, क्योंकि these are the basic one and these are the most important one. So revenue deficit क्या होता है? It refers to excess of government's revenue expenditure over revenue receipt. अभी तो आपको बात समझ में आ गई कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है, अभी तो पिछले स्लाइड में हमने बात किया। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भारत सरकार का एक्सीड करता है उसके रेवेन्यू रिसीप्ट्स को, उसी को रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। डेफिसिट का माना कुछ कम होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। जितना आपको पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, सो दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? एक बात याद रखिएगा, द टर्म बिटवीन फिजिकल एंड मॉनिटरी, मैंने अपने प्रीवियस कई वीडियोस में भी बताया हुआ था। मॉनिटरी इज अ टर्म विच वी यूज व्हेन यू डिनोट अ पॉलिसी बाय आरबीआई और बैंकिंग, एंड फिजिकल इज द टर्म विच यू यूज व्हेन यू डिनोट पॉलिसी और डिसीजंस टेकन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री और द डे ऑफ द गवर्नमेंट। इतना फर्क है दोनों में। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? इट इज अ गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स रिसिप्ट। दिस इक्वल्स द अमाउंट द मनी नीड्स टू बोरो ड्यूरिंग द ईयर। खर्चा आपका ज़्यादा है, आमदनी आपकी कम है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अभी हमने देखा प्लान्ड एक्सपेंडिचर वगैरह, तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं जितना खर्चा आपने किया हुआ है उसे रीपे करने की भी तो ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं से फॉर्म तो ढूंढना पड़ेगा कि वेयर यू कैन फुलफिल दिस अमाउंट, ठीक है। मान लेते हैं कि 9 रुपये आपका इनकम है, 12 रुपये आपका एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 रुपये जो है या फिर 3 रुपये जो है, 3-4 रुपये जो है वो आपको एडिशनली लाने चाहिए। तो ये कहाँ से आप 3-4 रुपये लाएंगे? ऑफकोर्स आप या तो पैसा बोरो करेंगे या फिर आप नोट्स प्रिंट करेंगे। हम उसके बारे में आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे, ठीक है, और फर्दर चैप्टर्स में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो अमाउंट कम हुआ है वो आपको फुलफिल करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट।
सो दिस अमाउंट इक्वल्स द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट वो बोरो करना चाहिए ताकि वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस रख सके। सरप्लस अराइजेस इफ रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर। तो फिजिकल सरप्लस कब आता है, जब रिसिप्ट एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। फिजिकल डेफिसिट कब आता है, जब एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो। तो फॉर्मूला में भी आप देख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग यानी कि अपार्ट फ्रॉम द लोन्स जो आप लेते हैं, जिन्हें आप बोरो करते हैं, फिर से उसे इंटरेस्ट वगैरह के साथ पे करना पड़ता है, लेकिन नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट अगर कुछ है तो वहां से भी आप कहीं ना कहीं वो अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हैं। And next most important one is primary deficit. Primary deficit क्या होता है? Primary deficit equals physical deficit minus interest payment. अभी physical deficit हमने देखा, यहाँ पर तो लोन वगैरह के अमाउंट्स भी हमने कैलकुलेट किए हुए थे एक्सपेंसेस में, वहाँ पर भी तो हमें लोन के इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, लेकिन अगर उसी इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम फिजिकल डेफिसिट में से माइनस करेंगे तो इट इज़ प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि प्राइमरीली इस साल कितना डेफिसिट आया हुआ है। इंटरेस्ट जो है वो हर साल हमें पे करने हैं जो लोन्स हमने लिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस करंट ईयर प्राइमरी कितना डेफिसिट है, कितना एक्चुअली कम हुआ है। अभी इसी का एग्जांपल आप ले लें, 12 रुपये खर्च किए हैं आपने, 9 रुपये आपका रेवेन्यू है, लेकिन इन 12 रुपये में से 1 रुपये ना आप हर साल पे करते हैं टू रीपे द लोन्स या फिर टू रीपे द इंटरेस्ट ऑफ द लोन्स। तो इस 1 रुपये को अगर इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 रुपये ही हो जाएंगे। सो दिस इज प्राइमरी डेफिसिट। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंड फाइनली जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का फर्क मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी इन डेप्थ अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फिजिकल पॉलिसी इज यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, मेनली टैक्सेस बट ऑल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यू सच एज डिसइन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। डे ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार उस जमाने की, उस वक्त की किस तरीके के डिसीजंस लेती है ताकि आने वाले रेवेन्यू को, यानी कि जो भी टैक्स है या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसे किस तरीके से वो खर्चा करेगी, किस तरीके से स्पेंडिंग करेगी, कहाँ कहाँ से उसे पैसा आना है। टेलिंग अबाउट दिस इज नथिंग बट फिजिकल पॉलिसी। तो कई बार आप ये टर्म इस्तेमाल करते हैं या फिर कई बार आप न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन। So through physical policy, the government of a country controls the flows of revenue, flows of tax revenues and public expenditure to navigate the economy. कितना खर्चा आ रहा है, कितना पैसा मुझे मिल रहा है और किस तरीके से मैं स्टेट को या फिर इकोनॉमी को चलाऊंगा। If the government receives more revenue than it spends, it runs a surplus, no doubt. If it spends more than tax and non-tax revenue, it runs a deficit. खर्चे से ज़्यादा अगर आपकी आमदनी है तो सरप्लस है, आमदनी से ज़्यादा अगर आपका खर्चा है तो इट इज़ अ डेफिसिट। To meet additional expenditure, the government needs to borrow domestically or from overseas. Domestic within the country भी ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स भी इशू कर सकता है भारत सरकार, ठीक है, कई स्कीम्स के तहत। तो उस तरीके से भी पैसा ले सकते हैं, या फिर इंटरनेशनली भी वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, या फिर किसी और कंट्री से भी जो है, बेस्ट एग्जाम्पल चाइना है, फ्री कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को ये लोन देते फिरता है, लेकिन कुछ ऐसे हिडन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज कंडीशंस ये रखता है कि बाद में बहुत बुरी तरीके से एक डेट ट्रैप में वो कंट्रीज पड़ जाते हैं। तो ऐसा भी भारत सरकार जाकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ले सकता है लोन्स। Alternatively, the government may also choose to draw upon its foreign exchange reserves or print additional money. तो जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी कहीं ना कहीं वहाँ से भी वो पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। दीज रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमी का सिस्टम बनने के लिए हमें ये रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। RBI हमारे कंट्री में से मेंटेन करते हैं, तो आप उन फॉरेन रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं, फर्दर लास्ट रिसोर्ट जो है वो एडिशनल मनी भी जो है आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इकोनॉमी में बहुत बुरी तरीके से फ्लक्चुएशंस आते हैं, एक कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकती है। सो दीज आर ऑल द मोस्ट क्रूशियल बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड एज फार एज द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ बजट आर कंसर्न्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।